The second part of the chapter history, rise in nationalism in Europe. आज हम पढ़ेंगे ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अच्छा, आपको तो पता होगा बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को परास्त कर दिया गया था। ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, रूसिया और एक कंट्री था रसिया, ये चार मिलके वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसको नेपोलियन बोनापार्ट को कम्प्लीटली परास्त कर दिए थे, जिसके चलते नेपोलियन का इरा जो था फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्री में वो सब ख़त्म हो गया। तो इसीलिए यहाँ से एक दूसरा युग शुरू होता है, ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ये हेडिंग इसलिए दिया गया था। अच्छा, न्यू कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव मतलब जो पहले चलता है, पहले से जो चलता आ रहा है वो ही सही है, उस सोच को वो हम कंजर्वेटिव सोच कहते हैं। तो पहले तो कंजर्वेटिव जो था, जो ट्रेडिशनल मोनार्की था, ये सब वगैरह को सही मानते थे। तो आफ्टर 1815 जो नया युग शुरू हुआ है यूरोप में, इसका परास्त होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का, तो एक न्यू कंजर्वेटिज्म शुरुआत हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेर ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट, कंजर्वेटिव जो लोग थे वो विश्वास करते थे कि एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशनल मतलब पुराना, एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, लाइक जैसे कि मोनार्की हो गया, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सब जो इंस्टीट्यूशन पहले से चला आ रहा है सोसाइटी में, ये सब सही है, और उसको थोड़ा सा चेंज करके तोड़ मरोड़ के नया ढंग से जो शुरुआत को है उसी को ही कहते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म, जो कि हम पढ़ेंगे अभी। शुड बी प्रिजर्व, ये सब जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये शुड बी प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब इसको चलते जाना चाहिए, मतलब उसको प्रिजर्व करके वो सब इंस्टीट्यूशन को चलाने को न्यू कंजर्वेटिज्म कहते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। जो सोच रखते वाले कंजर्वेटिव्स जो थे, उनमें से बहुत लोग सोसाइटी जो पहले जो ओल्ड कंजर्वेटिव था, जो कि ये डेस्पोटिक रूलर्स थे, मोनार्की का जो बहुत ऑप्रेसिव रूलर्स थे, जो टर्चर करते थे, लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, ये सब को नहीं विश्वास करते थे। बोले कि नहीं नहीं नहीं, कुछ चेंज चाहिए, नहीं तो हम मोनार्की को लोग फिर रहने नहीं देंगे। तो वो जो कुछ चेंज चाहिए, इसको कहते हैं नई कंजर्वेटिज्म। मोस्ट कंजर्वेटिव्स ये सब सोचने रखते थे, वो प्रपोज किए रेदर दे रियलाइज, वो रियलाइज़ करने लगे कि द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, नेपोलियन याद कीजिए, जो चेंजेस सब लाया था यूरोप में, फ्रांस में क्या लाया था ना, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म करेंसी, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, एबोलिशन ऑफ सर्वडम, और यूनिफॉर्म लॉस, यानी कि लॉ के सामने सभी समान हैं। और ये सब बाकी जो था कि बाई बर्थ जो प्रिविलेज मिलता था वो सबको हटा दिया गया था, वो नेपोलियन ने हटा दिया था। ये सब चीज़ अच्छा लगने लगा लोगों को। तो ये जो नई कंजर्वेटिव्स है वो बोले कि ये सब चीज़ को प्रिजर्व करने से ही मोनार्की को लोग मानेंगे, नहीं तो मोनार्की का अगेंस्ट में फिर से रिवोल्यूशन होगा, फिर से उसको उखाड़ फेंकेंगे लोगों ने। तो इसीलिए वो अपने आप में कुछ चेंज करना चाहते थे, तो उसको कहते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म। वो लोग ने बोले कि नहीं नहीं, नेपोलियन ने जो मॉडर्नाइजेशन किया था इकोनॉमी के अंदर, पॉलिटी के अंदर, उसको हम रहने देंगे। दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। वो लोग जो नई सोच रखने वाले जो कंजर्वेटिव्स थे, न्यू कंजर्वेटिज्म ने, उन लोगों ने बोले कि नहीं नहीं, नेपोलियन ने जो किया था वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे मोनार्की को वो स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि वो भी तो मोनार्की था, वो नेपोलियन, वो तो हटा दिया था वो
फ्रांस में जो चेंजेस लाए थे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उसको तो वो ख़त्म कर दिया था। तो वो जो मोनार्क था, वो जो राजा था, उस टाइम में जो चेंजेस लागू किया था उसको लोग पसंद करने लगे। इसीलिए उसको देखते थे वो जो बाकी मोनार्क्स जो थे यूरोपियन कंट्रीज में, वो लोग ने नेपोलियन के बाद ये सब सिस्टम को रहने देने के लिए उन लोगों ने अपना व्यू पॉइंट रखे हैं। क्योंकि नेपोलियन बहुत पॉपुलर था, तो उसके चलते इन लोगों ने भी अपना पॉपुलैरिटी को क्रिएट करने के लिए ये सब चेंजेस को पसंद करने लगे। ए मॉडर्न आर्मी, एन इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी एंड एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। ये सब जो चेंज जो लाया था नेपोलियन ने मॉडर्न आर्मी मॉडर्न मतलब क्या है, वो सारी मॉडर्न वेपन्स दे के उनको तैयार किया गया था और लोगों को ज़्यादा रिप्रेस नहीं करते थे, वो सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन में ही काम आते थे, और इसलिए वो उसको मॉडर्न आर्मी उस टाइम में बोला जाता था। इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको सरलीकरण कर दिया गया, उससे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हटा दिया गया। जो लोग पसंद करते थे ऐसे ही मेजर सब लागू कर दिया गया। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करेंसीज, यूनिफॉर्म करेंसी, यूनिफॉर्म लॉस, ये सब चीज़ को वो लागू करने लगे, वो जो नया सोच रखने वाला न्यू कंजर्वेटिज्म। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, जो कि परास्त किए थे नेपोलियन को, कौन कौन? ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, who collectively defeated Napoleon at Waterloo. They met at Vienna. वियना एक जगह था ऑस्ट्रिया का, वहाँ उन लोग 4 कंट्री ने मिल के एक स्टेटमेंट तैयार किया था। स्टेट मतलब जो कि जिसके ऊपर काम किया जाएगा उसको स्टेटमेंट कहते हैं। क्या क्या काम किया जाएगा यूरोप में, तो वहाँ वो प्रिपेयर किए थे। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाई, वहाँ का जो मीटिंग था उसको कांग्रेस कहते थे। उस कांग्रेस को होस्ट कौन किया था ना? ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है ड्यूक मैटरनिच। ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आगे आगे ये आपको पढ़ेंगे उसके बारे में। जो ड्यूक का मैटरनिच था वो उसको होस्ट किया था इस वियना कांग्रेस को। द डेलीगेट्स ड्यू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। ये ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में क्वेश्चन आता है कि व्हेन द ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड, या हु वर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रीटी ऑफ वियना, वेयर इट वाज होस्टेड, ये सब क्वेश्चन भी आता है। और ट्रीटी ऑफ वियना क्या था वो भी हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। ड्यू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ undoing most of the changes that had come about in Europe during Napoleon wars। वो नेपोलियन का वार के टाइम में जो बहुत सारे चेंजेस आ गया था उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ बातचीत हुआ और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया गया। बॉर्बन डायनेस्टी जो कि हटा दिया गया था, याद कीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में लुई 16 जो था बॉर्बन डायनेस्टी का, उसका रूल ख़त्म करके उसको सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया था। तो फिर से वो बॉर्बन डायनेस्टी को वहाँ रिस्टोर कर दिया गया, उसको पावर दे दिया गया, ठीक है। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी सीटेड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के अंडर में जो टेरिटरी वो अपना अंडर में ले आया था फ्रांस से बाहर जाके, उस सबको जो कंट्री से आया था उसको वापस कर दिया गया वो सब टेरिटरी। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वेर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में फ्रांस का कोई भी रूलर आगे ऐसे वार करके बाकी सब कंट्री जो यूरोप का था वो उसको अटैक नहीं करेगा, ऐसे सोच के उस वियना कांग्रेस में फ्रांस का जो चारों टेरिटरी था ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसमें 4 स्टेट एस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वेर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। Thus, the kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in north. फ्रांस का नॉर्थ में नेदरलैंड, जियोना was added to पीडोमेंट इन साउथ। फ्रांस का साउथ में पीडोमेंट, हाँ जियोना ऐड किया गया था पीडोमेंट का। पीडोमेंट तो ये एक इटाली का एक स्टेट है, तो वहाँ साउथ में था।
प्रूसिया वॉज गिवन मोर इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्ट फ्रंटियर्स। जो फ्रांस का वेस्ट में प्रूसिया को कुछ न्यू टेरिटरी दे दिया गया था, इम्पोर्टेंट टेरिटरी। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ मॉडर्न इटाली, नहीं नॉर्दर्न इटाली सॉरी, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली कंट्रोल में दे दिया गया जो फ्रांस के अंडर में था नेपोलियन इंडिया में। ये सब चीज़ चारों स्टेट बना दिया गया। बट द जनरल जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो कि नेपोलियन ने बनाया था और उस एरिया को अटैक करने के बाद वो 39 स्टेट वैसे की वैसे रहने दिया गया, ठीक है, वॉज लेफ्ट अनटच्ड। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड का पार्ट दे दिया गया रशिया को। वाइल प्रूसिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, रूसिया को उस टाइम में जो सेक्सोनी था वो पोर्शन दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जिन जिन मोनार्की को ओवरथ्रोन करके वो सब टेरिटरी अपना अंडर में ले आया था, वो सभी टेरिटरी को फिर रिस्टोर कर दिया गया। उस टाइम में वहाँ फिर मोनार्की रिस्टोर कर दिया गया। एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, फिर से पूरा यूरोप में न्यू कंजर्वेटिज्म शुरू हुआ था, यानी कि मोनार्की की तरफ फिर से चले गए। जो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तहत जो आया था, जो नेशनलिज्म का जो हवा बह रहा था पूरा यूरोप में, ये सब को ये लोग ने ख़त्म करके फिर से नई कंजर्वेटिज्म चारों साइड में फैला दी। कंजर्वेटिविज्म सेटअप इन 1815 वेर ऑटोक्रेट, वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो सब ऑटोक्रेटिक थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म डिसेंट स्ट्रॉन्ग एंड सॉ टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये जो ऑटोक्रेसी थे वो बहुत इंटॉलरेंट था, असह्य थे। वो लोगों ने कुछ सहनशीलता नहीं था उनका अंदर में। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो कोई क्रिटिसाइज करता था उसका अगेंस्ट में कुछ कोई बोलता था डिसेंट, डिसेंट का मतलब जो भिन्न मत रखता है, गवर्नमेंट जो मत रखता है उससे भिन्न मत रखने को डिसेंट कर दे, वो सब डिसेंट को बर्दाश्त नहीं करते थे। एंड दे वांट टू कर्व, यानी कि टू सप्रेस और रिप्रेस द एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो क्वेश्चन कोई पूछता था कि क्या है आपका लेजिटिमेसी क्या है, लोगों का उसका अंदर में कोई रोल नहीं है, ऐसे कोई पूछता था उनका लेजिटिमेसी के बारे में, तो वो लोग ने उसको सप्रेस कर देते हैं, यानी कि उसको आर्मी के जरिए या कुछ बाई फोर्स उसको दबा दिया जाता था। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लाज टू कंट्रोल। सेंसरशिप लाज मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड ये सब को ख़त्म कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया, बहुत सारी ऑब्स्टेकल उसका रास्ते में। लॉस टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। आज जो आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एक्सप्रेस करते थे, जो सब न्यूज़पेपर, बुक, प्ले और सॉन्ग ये सब वगैरह जो शुरू किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में, वो सारी चीज़ को बंद कर दिया गया या ख़त्म कर दिया गया वो सब फ्रीडम को। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। बट जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेमोरी था, जो याद था, जो याददाश्त था, उसका जो स्वीट मेमोरीज जो था वो पीढ़ी को पीढ़ी लिबरल्स जो आए आगे उनको इंस्पायर करने लगा, उनको मोटिवेट करने लगा। हाँ, ठीक है। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये जो न्यू कंजर्वेटिव लोग थे, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर से एस्टेब्लिश हुआ 1815 के बाद, उन लोगों का जो सारी गलत काम किए थे, यानी कि जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो स्टेप लिए थे, उससे सबसे ज़्यादा बुरा लगा कौन सा बात, ना कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगेंस्ट में जो सेंसरशिप लागू किया गया था, वो सब चीज़ को लिबरल्स लोगों ने बहुत नापसंद करने लगे। बोले कि भाई हमारा जो मैसेज स्प्रेड कैसे करेंगे, हम लोगों के अंदर में जो मैसेज हम पहुंचाएंगे, लिबरलिज्म, सोशल डेमोक्रेसी, ये सब वगैरह का मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे, इसीलिए वो लोगों ने ज़्यादा दुखी होने लगे। Then आया the revolutionaries. During the years following 1815, the fear of repression drove away liberal nationalist underground. जो सब liberal nationalists थे वो छुपने लगे,
कहाँ कहाँ जाके अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटी sprang up in many यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन वॉल्यूंटरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। सीक्रेट सोसाइटी सब फॉर्मेशन होने लगा यूरोप का चारों साइड में। सीक्रेट सोसाइटी मतलब छुप छुप के वो लिबरल आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो आइडियाज़ लिबरल डेमोक्रेसी ये सब लिबरलिज्म को आइडिया को स्प्रेड करने के लिए और लिबरल्स को ट्रेन करने के लिए सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करने लगा। टू बी रिवोल्यूशनरी एट दैट टाइम मीट ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस। उस टाइम में रिवोल्यूशनरी का मतलब ये था कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फिर से एस्टैब्लिश कर दिया गया 1815 के बाद, उसको अपोज करना एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और उसका उनका क्या काम था, वो जो ये वो थे उन लोगों का काम था कि लिबर्टी के लिए फाइट करना, फ्रीडम के लिए फाइट करना, वो सब काम था वो रिवोल्यूशनरी लोगों का। मोस्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। वो सब रिवोल्यूशनरी लोगों ने क्या किया कि बोले कि एक ही रास्ता है ये सब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हटाने के लिए, कि क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, नेशन स्टेट को क्रिएट करना पड़ेगा, ये सब मुख्य लक्ष्य था रिवोल्यूशनरी लोगों का। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गियुसेप्पे माज़िनी। गियुसेप्पे माज़िनी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1857-15 का बाद। ये जो इटालियन रिवोल्यूशनरी है वो बहुत कुछ काम किए थे। बॉर्न इन जियोना इन 1807, ही बिकम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। कार्बोनारी एक सीक्रेट सोसाइटी था, वो वहाँ का एक मेंबर बन गए। एज ए यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगुआरिया। लिगुआरिया में वो एक रिवोल्यूशन अटेम्प्ट किए थे, रिवोल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो उस टाइम में उनको एग्जाइल में मानी यानी कि देश छोड़ के बाहर भेज दिया गया था। केवल 24 साल की उम्र में उनको देश के बाहर भेज दिया गया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, फर्स्ट यंग इटाली इन मार्सेल्स एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। वो जब देश के बाहर उनको एक्सेल कर दिया गया तभी भी वो चुप नहीं बैठे, वो क्योंकि वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी थे। तो वो गियुसेप्पे माज़िनी जो है फिर 2 नया सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करने लगे। एक तो था यंग इटाली जो कि मार्सेलिस में फॉर्म किए थे वो, और देन यंग यूरोप करके एक सीक्रेट सोसाइटी बाद में फॉर्मेशन के वो किए थे। हुज मेंबर्स वेर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी स्टेट्स। वो सब सीक्रेट सोसाइटी का कौन मेंबर थे ना, जो कि समान विचारधारा रखने वाले लोग थे। कहाँ से? पोलैंड, फ्रांस, इटाली और जर्मनी का वो सब लोग उसका मेंबर बनने लगे। माज़िनी, गियुसेप्पे माज़िनी का बोल रहे हैं। माज़िनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। माज़िनी का क्या विश्वास था कि गॉड चाहते हैं कि सभी नेशन डेमोक्रेटिक बनने लगे और डेमोक्रेटिक बनना चाहिए और वो मैनकाइंड का एक हिस्सा होना चाहिए। सो इटाली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। सो गियुसेप्पे माज़िनी ने बोले कि इटाली जो है एक पैचवर्क यानी कि एक जोड़ तोड़ हुआ कर किया गया स्मॉल स्टेट का, किंगडम का एक हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसको एक नेशन स्टेट बनना चाहिए। It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations। वो उनका मत था, वो रिवोल्यूशन है जो गियुसेप्पे माज़िनी ने उन्होंने बोले कि इटाली को एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होना चाहिए विदिन ए वाइडर एलियंस ऑफ नेशंस। वो जो नेशंस जो है उन सबको मिल के एक कंट्री बनाना चाहिए, सिंगल कंट्री। दिस यूनिफिकेशन एलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी।
ये जो यूनिफिकेशन सब स्टेट जो है, इटली का जो सब पार्ट बाकी सब जो साम्राज्य के अंदर था उसको यूनिफाई करने के बाद ही इटली को लिबर्टी मिलेगा, ये सोच रखते थे गिउसेपे माज़िनी ने। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वेर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। माज़िनी को फॉलो करके ये सब कंट्रीज में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटी सब फॉर्म होने लगा। माज़िनी रेटलेस अपोजिशन, रेटलेस मीन्स कंटिन्यूस अपोजिशन टू मोनार्की को जो अपोज करते थे, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स लोगों ने डरने लगे, भाई ये जो कर रहा है फ्री सोसाइटी फ्रेंच रिवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, तो वो सब जो कंजर्वेटिव रूलर्स थे उन लोगों ने डरने लगे। मार्टिनिस, याद कीजिए कौन मार्टिनिस, ड्यूक ऑफ मार्टिनिस जो वियना कांग्रेस को होस्ट किए थे, वो मार्टिनिस डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। कौन सोशल ऑर्डर, जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनका वो एनिमी मानने लगे। वो एरिस्टोक्रेट लोग जो थे, मार्टिनिस उनको बोले कि ये हमारा कॉमन एनिमी है, शत्रु। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 से लेकर 1848 तक। एज द कंजर्वेटिव रिजिम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर्स, जैसे कि कंजर्वेटिव रिजिम 1815 के बाद जैसे कि अपना पावर को कंसोलिडेट करने लगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग करने लगे अपना पोजीशन को, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विथ रिवोल्यूशन इन मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप। जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म फिर से जोर शोर से उभरने लगा रिवोल्यूशन। कहाँ यूरोप का बहुत सारी कंट्री में, इटाली में, जर्मनी में, मेनी रीजन्स ऑफ द यूरोप सच एज इटाली, जर्मनी, प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, ये सब कंट्री में फिर से रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ एंड रिवोल्यूशन ये सब फिर से शुरुआत होने लगा। द रिवोल्यूशंस वेर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट वाले जो थोड़ा प्रिविलेज धनी श्रेणी, उसको इलाइट कहते हैं। तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट थे वो सभी लोग जो है फिर से न्यू लिबरलिस्ट की तरह होने लगे, लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। और कौन था उसमें, एमंग होम वेर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर्स ऑफ कॉमर्शियल मिडिल क्लास। कॉमर्शियल मिडिल क्लास का जो मेंबर थे, रिवोल्यूशन के बाद जो नया सब आया था ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्किंग क्लास, ये सब आए थे, वो सब मिडिल क्लास कांग्रेस ये लोग थे। और टीचर्स, क्लर्क्स, स्कूल टीचर, प्रोफेसर, ये सब लोग भी और न्यू नेशनलिस्ट थे उनको लीड करने लगे। फर्स्ट अपीवल टू प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 30। जैसे हुआ था ना फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में, फिर से फ्रांस में एक रिवोल्यूशन है जिसको हम जुलाई रिवोल्यूशन के नाम में जाना जाता है। 1830 में फिर से एक रिवोल्यूशन शुरू हुआ। द बर्बन किंग्स who had been restored to power during conservative reaction after 1815। याद कीजिए मैंने बोला था 1815 के बाद जो वाटरलू में परास्त हुआ था नेपोलियन ने, फ्रांस में बार्बन डिनास्टी फिर से आ गए थे। तो फिर से ये लोग को अपोज करके बार्बन डिनास्टी जो हुआ था उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया। वेना ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज who installed a constitutional monarchy with लुइस फिलिपी एट इट्स हेड। लुइस फिलिपी वो भी नेपोलियन का ही कुछ रिलेटिव था, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की करके फिर से वो जो बार्बन डायनेस्टी को 1830 में 15 साल के बाद फिर से हटा दिया गया। ठीक है, लुइस फिलिपी आ गया फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन के। देखिए कोटेशन था, व्हेन फ्रांस सीनीजेस मार्टिनिस वाज रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैजेस कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। किसका? ड्यूक ऑफ मार्टिनिस जो पढ़ा था ना हमने, वो मार्टिनिस का ये कहा वर्ड था कि फ्रांस को अगर सर्दी होता है, जुकाम यानी छींकता है, तो पूरा यूरोप को जुकाम पकड़ लेता था।
वो कोटेशन है, वो क्वेश्चन भी आता था, हु सेड दिस वन, दो ड्यूक ऑफ मार्टिनिज जो है वो बोले थे, वो कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ठीक है। द जुलाई रिवोल्यूशन, जो फ्रांस का जो मैंने अभी बताया 1830 का जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स which led to Belgium breaking away from United Kingdom of Netherlands। ये बेजिंग भी वहाँ से अलग के आने लगा इस जुलाई रिवोल्यूशन की वजह से। बेजिंग which led Belgium breaking away from यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन के पास से वो तोड़ के अलग हो के आ गया बेल्जियम। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उस टाइम में 1820 से ग्रीस से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था, तो उसी को यानी कि वो एक आइडियल था बाकी सब लोग के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रीस इट बीन ए पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी से वो लगातार ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, मगर 1820 से ग्रीस में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया। द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड अप ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंगस्ट द ग्रीस which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. ये जो ग्रीक के ऊपर जो सिंपैथी था बाकी सब लोग का, यूरोप की बाकी सारे बाहर में निवास करते थे, और ग्रीस से जो ऑटोमन एम्पायर का जो रूलर थे वो बहुत सारी रिवोल्यूशनरी लोगों को बाहर भेज दिए थे, एक्साइल में देश के बाहर कर दिए थे वो सब लोगों ने। और जो सिंपैथी रखते थे ग्रीस के ऊपर, क्योंकि ग्रीस था वो यूरोपियन यानी कि यूरोपियन जो सिविलाइजेशन था उसको क्रेडल कहा जाता था। ग्रीस वाज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन में, आगे उसको पढ़ेंगे उसको। तो इसीलिए वेस्टर्न यूरोपियंस कंट्रीज़ में लोगों ने भी सिंपैथी था वो ग्रीस के ऊपर, तो उन लोगों ने भी सपोर्ट करने लगे। कौन किसको सपोर्ट करने लगे ना, ग्रीस जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ था 1820 में 21 में। पोएट्स आर्टिस्ट लाउडर मीन्स प्रशंसा करने लगे, ग्रीस इज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो कि मैंने अभी बोलने लगा। तो उसको क्रेडल मीन्स नहीं है जहाँ से शुरुआत हुआ है सिविलाइजेशन, उसको कहते हैं क्रेडल। एट मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर कहाँ था? तुर्की का था वो, तो तुर्की जो मुस्लिम लोगों का तो एम्पायर था, इसीलिए ये लोग तो क्रिश्चियन थे, तो ग्रीस का जो लोग बाकी सब वेस्टर्न यूरोपियन का लोग बोले कि नहीं एक मुस्लिम एम्पायर यहाँ कभी नहीं रहना होगा, उसको हटाने के लिए सब लोगों ने ग्रीस को मदद की। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर इन ग्रीस वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। ब्रिटेन का जो लॉर्ड ब्रायन जो पोएट थे, इंग्लिश पोएट, वो फंड भी ऑर्गेनाइज किए ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, और खुद भी वहाँ जाके लड़ने लगे, जो कि फीवर में 1824 में मर गए थे वहाँ। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि 1832 में ग्रीस ने फिर ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया और वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। कैसे? किसके थ्रू? द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये एग्जाम में आता था, व्हेन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट वाज द इफेक्ट, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 मेक ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट कंट्री। देन रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स, वो क्या हम पढ़ेंगे अभी। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो केवल टेरिटोरियल एक्सपेंशन या वार के थ्रू ही नहीं आया था। कल्चर ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग एन आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था
एक नेशन यानी कि एक देश का जो आइडिया है उसको फॉर्मेशन करने के लिए कल्चर तो बहुत बड़ा पार्ट निभाया था। आर्ट एंड पोइट्री, आर्ट देखिए पहले, अब जो हम सबसे पहले देखे थे, हाँ, जो फ्रेडरिक का जो आर्ट था पहले, तो वो आर्ट वैसे और भी बहुत सारे आर्ट्स हैं। पोइट्री हो गया, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। नेशनलिस्ट फीलिंग जो है उसको सेव करने लगा और उसको एक्सप्रेस करने लगा। ये जो कल्चरल स्टोरीज, म्यूजिक, पोइट्री, ड्रामा, आर्ट, ये सब की वजह से नेशनल फीलिंग और नेशन, ये सब आइडिया उभर के आने लगा। Let us look at the Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. नेशनल सेंटिमेंट ग्रो करने के लिए कल्चरल मूवमेंट जो शुरू किया था वो उसको रोमांटिसिज्म कहते हैं। वो डेवलप होने लगा। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस and focused instead of on emotions, intuition, mystical feelings। ये जो सब जो पोइट्स उभर के आने लगे वो लोग ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से वो कहाँ ज़्यादा फोकस करने लगे, इमोशंस की, इंट्यूशन यानी कि जो आवाज़ आता है हमको इंट्यूशन, और माइस्टिकल फीलिंग्स, इसके ऊपर सब ज़्यादा गुरुत्व देने लगे। दे रिफोर्ड वॉज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ ए नेशन। इनका जो कोशिश था वो क्या था, एक शेयर्ड कल्चर यानी कि कलेक्टिव शेयर्ड हेरिटेज, जो कि हम लोग एक देश को बिलोंग करते हैं, ऐसे की सोच वो पैदा करने के लिए कल्चर को अपना अस्त्र बनाया। ठीक है। अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर जॉन Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk। वो जर्मन जो फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड हार्डर, वो बोले कि जर्मन का जो ट्रू कल्चर है वो कॉमन पीपल को अंदर में ही दिखा जा सकता है, डिस्कवर किया जा सकता है, ना कि जो रूलर और प्रिविलेज्ड सेक्शंस जो हैं, जो अरिस्टोक्रेट हैं, उन लोगों का पास में नहीं, कॉमन लोगों का पास में ही वो जो कल्चर है जिसको हम जर्मन कल्चर डिस्कवर करेंगे उनके पास से। इट वॉज थ्रो folk songs, folk poetry, folk dances that the true spirit of nation was popularized। फॉल्क मतलब जानते हैं, जो गांव के देहाती लोगों, कॉमन लोगों का अंदर में जो होता है उसको फॉल्क कहते हैं। फॉल्क सॉन्ग जो लोगों का सॉन्ग होता है, कॉमन आदमी का। फॉल्क पोइट्री यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज में जो सारी पोइट्री जो होता है, और फॉल्क डांस जो सब होता है, वो सब ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन उनको पॉपुलर करने लगा। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग these forms of folk culture was essential to the project of nation building। वो सब जो आर्टिस्ट, जो पोइट्स, वो सब उभरने लगे। वो बोले कि लोगों का अंदर में जो कल्चर है, जो उनका जो फोल्क सॉन्ग है, फोल्क डांस है, वो सब को पॉपुलर कर देंगे तो एक नेशन का अंदर कलेक्टिव स्पिरिट, एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आएगा, ना कि अपर क्लास का लोगों को लेके हम कोई कलेक्टिव फीलिंग ला सकते हैं। एक नेशन स्टेट अगर बनाना है तो कॉमन लोग, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जो पीजेंट्री सेक्शन है, वो कॉमन लोगों का जो कल्चर है, फोल्क सॉन्ग है, फोल्क डांस है, उसको अगर पॉपुलराइज करेंगे तो हमें एक नेशनल स्पिरिट मिलेगा और कलेक्टिव जो सोच है वो डेवलप होने लगेगा। द एम्फासिस इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या है, जो कॉमन लोग जो भाषा बोलते हैं उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोल्कलोर was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to a large audience who were
मोस्टली इलिटरेट। देखिए जो कॉमन मासेस होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, यानी कि पढ़ा लिखा से दूर होते हैं, क्योंकि उनका पास में पैसा तो नहीं होता था, वो सिर्फ खाना पीना अपना ज़मीन में खट के वो खाते थे। तो उनका पास में जब नेशनल आइडियाज़, लिबरल आइडियाज़, डेमोक्रेसी, इसका सोच सब कैसे पहुँचाएंगे? ये सब फोल्कलोर, फोल्क डांस, उनका जो भाषा, उनका जो बोली, उनका जो गीत, उनका जो नाच, वो सब के ज़रिए से ही हम लोग उनके पास में ये सोच, सब लिबरल आइडियाज़ का जो सोच है वो पहुंचा सकते थे। इसीलिए ये सब लोगों का जो गीत, लोगों का डांस को ही प्राधान्य देने लगे उन लोगों ने। दिस वॉज स्पेशली सो इन केस ऑफ पोलैंड, व्हिच हैड बीन पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय ग्रेट पावर्स। रशिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया ने, इन तीनों ने मिलकर पोलैंड को टुकड़े टुकड़े में बांट दिए थे। तो उसको इकट्ठी करने के लिए ये जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर में जो फैला गया है फोल्कलोर, फोल्क डांस की वजह से, वो इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा काम करने लगा। Even though Poland had no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. म्यूजिक और लैंग्वेज की थ्रू उनका जो पोलैंड एक तो राष्ट्र अलग से नहीं था, वो टुकड़े टुकड़े में बांट दिए गए थे, मगर ये नेशनलिस्टिक फीलिंग्स उनका अंदर में जगा के रखने के लिए साहसी बनने लगा, ये जो फोल्कलोर, फोल्क डांस, ये सब वगैरह। Karol Karpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dance like Polonaise, Mazurka into nationalist symbol। ये जो लोगों का जो गीत और नाच था पोलैंड का, जो फोल्क डांस, फोल्क सॉन्ग, पोलोनाइजी एंड माजूरिका, ठीक है, ये सब पोलैंड का जो कॉमन आदमी का जो ओपेरा वगैरह, गीत वगैरह था, उसको नेशनलिस्ट सिंबल में अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, और लोगों के अंदर मैसेज भी ये सब गीत नाच के जरिए उनको पहुंचाया गया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज भी एक अच्छा मीडियम, एक अच्छा अस्त्र बनने लगा ये नेशनलिस्टिक फीलिंग लोगों के अंदर में बांटने के लिए या स्प्रेड करने के लिए। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। जैसे ही रशिया ने पोलैंड को अख्तियार करने लगा, अपने अंदर में लगा, तो पोलैंड का जो लैंग्वेज था, पोलिश लैंग्वेज, वो हटा दिया, स्कूल से फोर्सफुली हटा दिया गया, और बाकी सब जगह से भी उसको हटा के रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया, फोर्सफुली बाध्य कर दिया गया। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed। रशिया के अगेंस्ट में वो एक आर्म्ड रेबेलियन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसको क्रश कर दिया गया रशिया ने 1831 में। फॉलोइंग दिस, मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लेर्जी इन पोलैंड बिगन टू यूज लैंग्वेज एज ए वीपन ऑफ नेशनल एग्जिस्टेंस। तो जैसे ये आर्म्ड स्ट्रगल ख़त्म हो गया और सक्सेस नहीं हुआ, तो जो क्लेर्जी थे, जो चर्च में जो लोग थे, वो पोलिश लैंग्वेज से अपना धर्म को लोगों की भक्ति के अंदर में बांटते थे, और विपणन से उसको एक अस्त्र बना के नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के अंदर स्प्रेड करने लगे। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स। चर्च में जो गैदरिंग में जो धर्म के बारे में चर्चा होता था, उसमें पोलिश लैंग्वेज यूज किया जाता था। ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वर आल्सो गिवन इन पोलिश लैंग्वेज। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू सर्बिया by Russian authorities as a punishment for their refusal to preach in Russian। तो रशियन का जो डिक्टेटर्स थे, वहाँ के जो रूलर थे, उन लोग ने जो पोलैंड का जो क्लेर्जी थे, यानी कि जो ये थे, वहाँ का जो बिशप थे, प्रेस्ट थे, उनको सर्बिया भेज दिया पनिशमेंट की तरह, क्योंकि भाई तुम लोगों ने हमें बोले थे रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने के लिए, तुम लोगों ने पोलिश भाषा में क्यों प्रीच किए, इसीलिए चलो तुम लोगों को सज़ा मिलेगा। इसलिए साइबेरिया उनको भेज दिया। साइबेरिया कहाँ है? रशिया का एक जगह, बहुत ठंडा, वेरी कोल्ड प्लेस, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन अर्थ ऑल्सो, ठीक है, वहाँ उनको भेज दिया। द यूज ऑफ पोलिश
came to be seen as a symbol of struggle against रशियन डोमिनेंस। रशिया का जो डोमिनेंस था पोलैंड के ऊपर, तो जो लोगों ने उसको पुलिस भाषा यूज करते थे उनको शत्रु के रूप में माना जाता था। रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट में ये लोग जा रहे हैं, ऐसे इनको शत्रु जैसे उनको माना जाता था। ठीक है, फिर से हम दूसरा वीडियो में बाकी चीज़ पढ़ेंगे।